So once again, I welcome you all, and let's begin today's class with this fresh morning, है ना? So once again, चलिए आज की हम क्लास शुरू कर रहे हैं और आज से जो है कंटेंट के साथ में हम शुरू करेंगे। और ठीक है, कल की क्लास हमने देखी थी, बिल्कुल बिना समय को गंवाए हम लोग जो डाउट देन लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। तो बेहतरीन कंटेंट के साथ हम आज की शुरुआत करेंगे और शुरुआत में ये है कि अगर हम किसी काम को शुरू करते हैं तो फिर उसको जो है पूरी तमन्ना के साथ हमें करना चाहिए, डेडिकेशन के साथ हमें करना चाहिए। ठीक है, तो वंस अगेन प्लीज लेट मी नो, एम आई ऑडिबल, एवरीथिंग इज फाइन? प्लीज पुट योर मैसेज इन चैट बॉक्स, है ना। लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा है ये सिलेबस के बारे में हमने बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सारी यूनिट्स के बारे में हमने पहली जो सिलेबस में है, ड्रामा है, फिर पोएट्री है, नेक्स्ट यूनिट, फिर थर्ड आप देखेंगे फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज है, इनके बारे में हमने पढ़ा है। ये सारी यूनिट्स आपको पता होना चाहिए, नॉन फिक्शन प्रोज। तो ये चार जो यूनिट्स है, ऑल दिस 4 यूनिट्स, फर्स्ट 4 यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारा जो कोर लिटरेचर है उसकी बात होती है पहली 4 यूनिट्स में, ठीक है। तो एम आई ऑडिबल? चलिए फिर नेक्स्ट 5 यूनिट है लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट, थ्योरीज एंड पेडागॉजी, ये आपको ध्यान रखना है। देन यूनिट 6 में देखिए इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, इवोल्यूशन, है ना, इवोल्यूशन एंड फ्यूचर्स, ये यूनिट 6 है। ये आपको यहां से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट 6 से हम आज शुरू करेंगे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए सारी। वेट, हाँ, आप देख सकते हैं सारी यूनिट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, अच्छा यूनिट 7 कल्चरल स्टडीज के बारे में बात करता है। फिर यूनिट 8 लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इट कवर्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और आजकल बहुत एक नया ट्रेंड, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से, लिटरेरी थ्योरी यूनिट 9 में। यूनिट 7, यूनिट 8 और 9, दीज 3 यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने पहले भी कहा है कि आपको इंग्लिश लिटरेचर में जो यूनिट्स दी गई है, सिलेबस दिया गया है, उसको बहुत सिस्टमेटिक क्लासिफाई करके पढ़ना है, एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है, ठीक है। सो वंस अगेन लेट मी नो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? सी, तो हम यहाँ देखते हैं यूनिट 9 से जो यूनिट 6 है वहां से हम शुरू करेंगे। आप है ना, इस जो स्ट्रेटजी मैंने कल बता दी थी सारी आपको, ठीक है। चलिए, ये हमारी फैकल्टी है जिनसे आप मिल सकते हैं, है ना, बहुत शानदार फैकल्टी रही है। चलिए, तो ये अगेन यहां से आज की क्लास हमारी शुरू हो रही है। यूनिट 6 इंग्लिश इंडिया। वंस अगेन लेट मी टेल यू कि हम यहां से क्यों शुरू कर रहे हैं, व्हाई वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। तो आपको बता दूं कि जैसे एक बार फिर से देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट हमारी 4 यूनिट है, 1 है ना, 2, 3, और जो फर्स्ट 4 यूनिट है वो पूरे लिटरेचर को कवर करती है ना, दैट कवर्स ऑल द यूनिट्स। तो यहां पर क्या है, कई बार और थोड़ा लेंदी पार्ट है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि यूनिट 6 से जो इजी टू अंडरस्टैंड है,
जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो, है ना, हमें समझ में आए। तो यहाँ बाद में फिर हम इस पर लोड कराएंगे। तो इंग्लिश इन इंडिया हमने, क्योंकि इंग्लिश के जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है उसके बारे में थोड़ा फैमिलियर होते हैं, तो यहाँ से हम लोग जो है शुरू कर रहे हैं और फिर हम इन यूनिट्स पे सारा सिलेबस कवर करेंगे बहुत अच्छे से। बेहतरीन आपको पीडीएफ और ये सब कुछ मिलेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या हिस्ट्री है, किस तरीके से इंग्लिश का भारत में आगमन हुआ है, इवोल्यूशन क्या है, और फिर उसका फ्यूचर क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहां पर देखते हैं, तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया की हम बात करें तो आप देखेंगे इसमें क्या क्या देखेंगे, यूनिट 6 में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है ना, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कशन करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर किस तरीके से भारत में आया, है ना, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का भारत में कैसे आगमन हुआ या भारतीयों ने कैसे अपनाया, इंडियन इंग्लिश राइटर्स कौन कौन हैं, मेजर इंडियन इंग्लिश पोएट्स, नॉवेलिस्ट, ड्रामाटिस्ट कौन कौन हैं, ये सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं, शुरू हो रही है क्लास हमारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। देखिए, यहां पर आपको समझना पड़ेगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया में। अब देखिए कि ये जो इंग्लिश है, ये लैंग्वेज जो है, ये लिंग्वा फ्रैंका है। लिंग्वा फ्रैंका, इंग्लिश इज अ लिंग्वा फ्रैंका। लिंग्वा फ्रैंका मीन्स आप कह सकते हैं कि एक ऐसी भाषा जो बड़े स्वरूप में बोली जाती है ना, बड़े लेवल पे आप कह सकते हैं पूरे विश्व स्तर पर बोली जाती है, लिंग्वा फ्रैंका। और दूसरा आपको बता दें, जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें से एक है इंग्लिश, वन ऑफ द 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूएनओ, रिमेंबर। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि दिस इज लिंग्वा फ्रैंका लैंग्वेज, मींस इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज यूज्ड वर्ल्ड वाइडली, एंड सेकंड थिंग, वन ऑफ द 6 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूएनओ। यूनाइटेड नेशन में 6 ऑफिशियल भाषाएं हैं, है ना, उसमें से जो है इंग्लिश भी है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए फिर आपको पता होगा 1599 में जब जो चार्टर एक्ट आता है, यानी जो 16वीं सदी थी आप कह सकते हैं, ये 15वीं 16वीं सदी में जब अंग्रेजों का भारत में आगमन होता है, तो उस आगमन के साथ में वो व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं। दे केम इन इंडिया, है ना, टू डू बिजनेस फॉर ट्रेडिंग, बट दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर अस, and they started spreading their own culture and language also। अंग्रेज भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया, है ना, और जो है अपनी संस्कृति और भाषा को भी बढ़ावा दिया था, ठीक है। सो रिमेंबर इट। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये देखिए, यहां पर आप देखिए, The Indian British encounter gave rise to Indian writing in English। ये देखिए, The Indian British encounter, ये देखिए, भारत में जो ब्रिटिश का आगमन हुआ, gave rise to Indian writing in English। डेफिनेटली जो भारत में आगमन हुआ अंग्रेजों का, उससे ही क्या हुआ, इंग्लिश का, इंडियन राइटिंग जो इंग्लिश में लिखी जाने लगी, उसका आगमन हुआ है। पर्पस ऑफ लर्निंग इंग्लिश, शुरू में हम लोगों ने क्यों इंग्लिश सीखी, बाय इंडियंस, इज ट्रेड एंड कॉमर्स। अल्टीमेटली, है ना, व्हाट इज द पर्पस टू लर्न इंग्लिश, सिंपली, है ना, वी स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, व्हाई, बिकॉज वी हैव टू डू ट्रेड एंड कॉमर्स विद द ब्रिटिशर्स। हमको अंग्रेजों से, ब्रिटिशर्स से क्या है, हमको जो है, हमको जो है व्यापार करना था, इसलिए हमने अंग्रेजी सीखी। और अंग्रेज भी इंग्लिश इसलिए सिखाने लगे ताकि विविधता भरे देश में, विविध जो भाषाओं वाला हमारा देश है, प्यारा देश है, वहां पे उनकी एक लैंग्वेज जो है कम्युनिकेशन के लिए, सभी से कम्युनिकेशन के लिए हो। और दूसरा जो है राइटिंग अबाउट सोशल रिफॉर्म्स,
धीरे धीरे फिर क्या है, जो सामाजिक बुराइयां थी उसके ऊपर भी लिखा जाने लगा और वो इंग्लिश में लिखा जाने लगा। तो इस तरह से धीरे 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 जो है इंग्लिश का कहीं ना कहीं भारत में आगमन होता चला गया। इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, आप देखेंगे इसी के साथ में वेस्टर्न एजुकेशन का भी भारत में आगमन हुआ, क्योंकि जब उन्होंने व्यापार किया अंग्रेजों ने, व्हेन दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर अस, व्हेन दे स्टार्टेड ट्रेडिंग, और उन्होंने जो कम्युनिकेशन किया, फिर उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन, अपने एजुकेशन सिस्टम को भारत में लॉन्च किया। और जब वो अपने एजुकेशन सिस्टम को लॉन्च करेंगे तो उनकी ही अपनी भाषा में उसको लॉन्च किया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन को भी क्या है उन्होंने लॉन्च किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश को बड़ा बढ़ावा मिला। फिर बाद में हम देखेंगे जो भारतीय है हमारे, रविंद्रनाथ टैगोर जी है, स्वामी विवेकानंद है, बंकिम चंद्र चटर्जी है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है, राजा राम मोहन राय है, इन सब का भी कहीं ना कहीं बाद में योगदान रहा, जिन्होंने कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश को सीखा और बाद में फिर साहित्य की भी रचना की थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो बेसिक हमने देखा। अब प्री कॉलोनियल पीरियड, तो बैकग्राउंड हमने क्या देखा, क्या समझा हमने कि ब्रिटिश भारत में जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो आगमन हुआ है वो कैसे हुआ है कि व्यापार करने के उद्देश्य से अंग्रेज आते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो रूल करना शुरू कर देते हैं और फिर जो है वेस्टर्न एजुकेशन को भारत में लागू किया जाता है और साथ ही इंग्लिश को, उनके लैंग्वेज को, उनके कल्चर को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं प्री कॉलोनियल पीरियड, व्हाट इज दिस? इसका मतलब है कि जब देश, हाँ अब यहां पर देखिए प्री कॉलोनियल पीरियड, जब देश, यहां पर आप देख सकते हैं गुलाम था, है ना, गुलामी के पहले आप कह सकते हैं, या जिस तरीके से उन्होंने, हाँ है ना, उन्होंने देश को गुलाम बनाया, है ना, सब अलग अलग कॉलोनीज थी। तो शुरू में तो व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं। तो यहां पर क्या है, तो व्हेन दे केम, तो उनको यहाँ पर ब्रिटेन से आए थे, तो पहले क्या है उनको जो है अनुमति लेकर आना पड़ी। तो पहली बात यह है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक कंपनी ओपन की गई, कब? 1599 में। 1599 में जो है एक कंपनी ओपन की गई थी, उसका नाम क्या था? द ईस्ट इंडिया कंपनी, रिमेंबर, है ना। और फिर ये जो है कंपनी लंदन टू बंगाल टू इंडिया, है ना, कहां से? लंदन से बंगाल में आते हैं, शुरू में कलकत्ता में कंपनी स्थापना होती है और फिर बाद में पूरे भारत में स्थापना हो जाती है। तो यहां पर ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये बड़ा माइलस्टोन है इंग्लिश के क्षेत्र में। आप देख सकते हैं वो व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, है ना। अभी उन्होंने देश को कॉलोनी या उपनिवेश बनाना नहीं सोचा है, लेकिन बाद में आप देखिए द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, है ना, 1599 के बाद में आप देखिए द चार्टर एक्ट ऑफ 1830, 200 ईयर्स के बाद में आप लगभग देख सकते हैं उन्होंने क्या करा, दे ग्रांटेड 1 लाख रुपीज एवरी ईयर फॉर इंडियन एजुकेशन। देखिए ये जो चार्टर एक्ट आया था 1813 में, तो उन्होंने जो है 1 लाख रुपए उस समय, है ना, आप सोच सकते हैं 1813 में 1 लाख रुपए उस समय कितने होंगे, आप सब लाखों करोड़ रुपए होंगे। तो इंडियन के एजुकेशन के लिए वो ग्रांट करने लगे, देने लगे। ठीक है, बाद में फिर क्या हुआ, ऑफर्ड ओरिएंटल एजुकेशन, ऑफर्ड ओरिएंटल एजुकेशन, है ना, ऑफर्ड ओरिएंटल एजुकेशन, अलाउड द, ओरिएंटल का मतलब उनका जो एजुकेशन है, वेस्टर्न एजुकेशन है, उनको उन्होंने ऑफर किया, भारत में लागू किया। अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू इंटर इंडिया इन लार्ज नंबर्स। ये देखिए जो क्रिश्चियन मिशनरी है उनको जो है भारत में बड़े स्तर पर जो है आने की अनुमति दी। तो यहां पर जो, और यहां फिर ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या है, आपको ये ध्यान रखना है, जो क्रिश्चियन मिशनरीज है वो भारत में आए, 2 काम सबसे बड़े, मतलब ब्रिटिशर्स की दृष्टि से उन्होंने किए। एक तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको बढ़ावा दिया, और दूसरा जो क्रिश्चियन रिलीजन है ना, जो फॉरेन रिलीजन है उसको बढ़ावा दिया। तो आज भी उसकी जो है भारत में दिखाई देती है। बाद में ओरिएंटलिस्ट एंड इंग्लिसिस्ट, है ना, ये जो लड़ाई भी चली एक तरीके से,
भारत में ही कुछ लोग कहते थे कि इंग्लिश को ठीक है, इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है, लेकिन पूरे इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिकेशन का आधार है, तो इसको बढ़ावा मिलना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। लेकिन कुछ एंग्लिसिस्ट हैं जो इसका विरोध करते थे, है ना, तो ये इस तरीके से बाद में, लेकिन अंततः इंग्लिश ने अपनी जड़ें जमा ली। इसी बीच में क्या होता है, इसी बीच में क्या होता है, आप देखेंगे जो थॉमस बेबिंगटन मैकाले हैं, थॉमस बेबिंगटन मैकाले, ठीक है, तो ये एक मिनट लेकर आते हैं, आप कह सकते हैं मिनट का मतलब यहां पर है एक एक्ट या एक प्रस्ताव लेकर के आते हैं मार्च 1835 में। रिमेंबर, यह आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड मैकाले, थॉमस बेबिंगटन मैकाले के बारे में बहुत बड़ा नाम है इंग्लिश के क्षेत्र में, इंग्लिश को बढ़ावा देने के क्षेत्र में। 1835 में ये मिनट लेकर आते हैं और उसमें ये प्रावधान किया जाता है, उसमें ये प्रावधान किया जाता है कि भारतीयों को जो है शिक्षा इंग्लिश मीडियम में दी जानी चाहिए, है ना, भारतीयों को शिक्षा इंग्लिश मीडियम में दी जानी चाहिए। उसका मानना था कि हम लोग जो है इंग्लिश जानने वाले कहां तक, हमारे जो मजदूर है, लेबर है, वो ब्रिटेन से कब तक लाते रहेंगे। तो यहां पर जो है कम्युनिकेशन के लिए भी बड़ी दिक्कत थी, है ना, क्योंकि भारत में विविध भाषाएं हैं, है ना, आप पूरे भारत में देखेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं हैं, तो कम्युनिकेशन की कहीं ना कहीं व्यापार के दौरान दिक्कत आती थी, है ना। दे यूज्ड टू फेस प्रॉब्लम्स in communication when they used to go for trading, okay, because you know in India different languages are being spoken, है ना, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो यहाँ पर जो है लॉर्ड मैकाले ने ये कहा, यहाँ पर इनका फिल्ट्रेशन थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे, इन्होंने जो है 1835 में एक प्रस्ताव या मिनट आप कह लीजिए, जिसमें जो है इंग्लिश को बढ़ावा मिलता है, स्कूल कॉलेज में पढ़ाने के लिए मीडियम जो है इंग्लिश रखा जाता है। द ट्यूटर, आप यहां भी देखिए, द ट्यूटर बाय जॉन मिलर, ये भी 1797 में द ट्यूटर फर्स्ट टाइम, ये देखिए द ट्यूटर आप कह सकते हैं बाय जॉन मिलर, द फर्स्ट बुक पब्लिश्ड टू टीच इंग्लिश टू द नॉन यूरोपियंस। ये देखिए, ये आपको ध्यान रखना है, द ट्यूटर पहली बुक है जोहान मिलर की, जो फर्स्ट बुक है ऐसे नॉन यूरोपियंस यानी जो इंग्लिश नहीं जानते हैं। यूरोपियंस तो इंग्लिश जानते हैं, ब्रिटेन में यूरोप है ना, यूरोप में ही आप कह सकते हैं, ब्रिटेन यूरोप में ही है। तो जो नॉन यूरोपियंस है उनको पढ़ाने के लिए, उनको इंग्लिश पढ़ाने के लिए क्या है, इस बुक को पब्लिश किया गया था 1797 में, द ट्यूटर को, 1797 में द ट्यूटर को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप देखिए द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, है ना, धीरे धीरे और बढ़ावा मिलता है। अब यहां पर देखिए द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया, 21 बंगाल गेजेट, आप देखिए पहला जो आया था क्या था, बंगाल गेजेट, स्टार्टेड इन 1780, है ना, ये 1780 में स्टार्ट हुआ था बंगाल गेजेट, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर है ये भी ध्यान रखना है, इससे भी इसको बढ़ावा मिलता है। बाद में प्राइवेट स्कूल्स, इंग्लिश स्कूल्स ओपनड इन चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता। नाउ यू कैन सी मेनी स्कूल्स आर बीइंग ओपनड, है ना, आप देखेंगे, आप हर शहर में छोटे बड़े हर शहर में आप इंग्लिश मीडियम स्कूल को पाएंगे, ठीक है, हर छोटे बड़े शहरों में आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल पाएंगे। तो ये प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ओपन किए गए चेन्नई, मुंबई, कोलकाता में उस समय बड़े स्तर पे। फिर सबसे बड़ा जहां पर द हिंदू कॉलेज, लेटर बाद में इसको प्रेसिडेंसी कॉलेज इन 1855, पहले तो है ना हिंदू कॉलेज, जो बाद पहले क्या जाना जाता था, प्रेसिडेंसी कॉलेज इन 1855 बाय राजा राम मोहन राय। ये हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है राजा राम मोहन राय के द्वारा, इसमें भी इंग्लिश को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। अब ये तो हुआ प्री कॉलोनियल। प्री कॉलोनियल का मतलब ये है कि जब हम सिर्फ ब्रिटिशर्स जो है वो व्यापार कर रहे थे। अब यहां पर देखिए आप, अब कॉलोनियल पीरियड, अब फाइनली जो है उन्होंने देश को अब व्यापार के साथ साथ रूल करना शुरू किया।
तो यहां पर ये फिल्ट्रेशन थ्योरी आती है। ये देखिए, ये यहां पर अब इसमें देखेंगे कॉलोनियल पीरियड, जब फाइनली भारत जो है ब्रिटिशर्स के अधीन आ जाता है, तो यहां पर वो कहते हैं कि इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट एंड ओपिनियन। मेकाले मेकाले का मानना था कि इंग्लिश इसलिए सिखाना है, जैसे यहां पर आपको मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए दो ब्रिटिशर्स इंग्लिश जानने वाले, ये क्या करेंगे, ये 10 लोगों को सिखाएंगे इंग्लिश, है ना, और फिर ये 10 लोग और दूसरे लोगों को इंग्लिश सिखाएंगे। ऐसा ये फिल्टर होते होते हजारों लोगों तक इंग्लिश पहुंच जाएगी, है ना। 2 लोग 10 को सिखाएंगे, 10 100 को सिखाएंगे, 100 1000 को सिखाएंगे, और 1000 10,000 को सिखाएंगे इंग्लिश, इस तरीके से। लेकिन ये कौन होगा, इंडियन ही होंगे, है ना। तो यहां पर मेकाले कहते हैं कि इंडियन इन ब्लड, कलर कलर से, बॉडी से, फिजिकली वो क्या हो, इंडियन हो, लेकिन वो विचारों से और टेस्ट से क्या हो, वो इंग्लिश हो। ऐसा उनका मानना था। और वो कब होंगे, जब वेस्टर्न एजुकेशन को लागू करेंगे, जब वेस्टर्न साहित्य को पढ़ाएंगे, ठीक है। यहां पर क्या है, क्रिएट डोमिनेंस ऑफ द ब्रिटिश, ये देखिए, क्रिएट अ डोमिनेंस ऑफ द ब्रिटिश कल्चर ओवर द इंडियंस जॉब। ये देखिए, अब यहां पर क्या किया उन्होंने, कॉलोनियल पीरियड में जब उन्होंने रूल करना शुरू किया, तो धीरे धीरे क्या करा, जो इंडियन जॉब है उसके ऊपर उन लोगों को, ब्रिटिश कल्चर को क्या है, उन्होंने, ब्रिटिश कल्चर ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग इंग्लिश जानते हैं उनको अच्छे पदों पे ले जाने लगे, है ना, उनको व्यापार में आगे बढ़ाने लगे, ठीक है। एक तरीके से क्या है, उनको आगे मौका मिलने लगा। हैव अ कंट्रोल ओवर द माइंड्स ऑफ द इंडियन पीपल थ्रू इंग्लिश। और फाइनली क्या करा इन्होंने, धीरे 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 क्या है, हैव अ कंट्रोल, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं, वेट, ठीक है। यानी कि हैव अ कंट्रोल ओवर द माइंड्स ऑफ द इंडियन पीपल थ्रू इंग्लिश। इंग्लिश के माध्यम से क्या है, वो जो भारतीय है उनके दिमाग पर कंट्रोल करने लगे। नॉलेज ऑफ इंग्लिश, अब यहां पर देखिए, नॉलेज ऑफ इंग्लिश, है ना, फिट फॉर, अब जिसको इंग्लिश का नॉलेज है वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट के लिए फिट हो गया, है ना। अगेन, जिनको इंग्लिश आती है उनको बढ़ावा मिलने लगा, उनको जो है, एंड प्रीफर्ड फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। ये देखिए, जिनको इंग्लिश आती है उनको क्या है, प्राथमिकता मिलने लगी, और उनको जो है गवर्नमेंट जॉब भी इजीली मिलने लगी। तो जाहिर है ना, जिनके आजीविका के साधन नहीं है उन्होंने इंग्लिश को सीखा और वो एम्प्लॉयमेंट को हासिल करने लगे, और ब्रिटिशर्स के हिसाब से, अंग्रेजों के हिसाब से अपने आप को ढालने लगे। इसलिए आपने देखा होगा जो ब्रिटिश में धीरे धीरे जो है सेना में भर्ती करने लगे, उनके ऑफिस के लिए अलग अलग कलेक्ट करने के लिए, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, है ना, टीचर के लिए जो है वो इंग्लिश जानने वालों को मौका देते थे, जॉब देते थे, ठीक है। वंस अगेन कंफर्म मी माय वॉइस इज ऑडिबल, आवाज आ रही है मेरी, एम आई ऑडिबल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, फिर ये देखिए, द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ मेकाले, ये आपको ध्यान रखना है, द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ मेकाले। इस थ्योरी में वो क्या करते हैं, इस थ्योरी में क्या करते हैं वो, एजुकेशन प्रोवाइडेड थ्रू, अब ये देखिए, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो मैंने अभी आपको बताया, क्या होगा इसमें, कि एक व्यक्ति ने इंग्लिश सीखी, है ना, और उसने 10 15 20 लोगों को सिखाया, ठीक है। फिर वापस ये जो लोग हैं ये और अपने नीचे लोगों को सिखाएंगे, और यहां फिर ये अपने लोगों को और नीचे लोगों को सिखाएं, इस तरीके से, है ना, फिल्ट्रेशन थ्योरी इसी को कहते हैं। तो ये एजुकेशन प्रोवाइडेड थ्रू क्लासेस, यानी क्लासेस का मतलब वर्ग के माध्यम से, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द पीपल, एक छोटा समूह, है ना, लोगों का, टू द मासेस पीपल, यानी छोटे ग्रुप का समूह जो है वो बड़े लोगों को सिखाए, यानी 10 लोग जो है 10,000 को पढ़ाए। दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी।
ठीक है, रिमेंबर ये आपको ध्यान रखना है ना, इसी को फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? ठीक है, तो ये उनकी एक उनका मानना था, ये फिल्ट्रेशन थ्योरी में उन्होंने इंग्लिश को आगे बढ़ाने के लिए इस थ्योरी पे काम किया। फिर आप देख सकते हैं एजुकेशन, एजुकेशन की बात करें, अपर क्लासेस पीपल टू लोअर क्लासेस पीपल। शुरू में उन्होंने जो है अपर क्लासेस पीपल का मतलब ये है जो सक्षम थे, जो समाज में उच्च स्थिति में थे, उनको पहले उन्होंने एजुकेशन दिया और धीरे धीरे वहां से फिर लोअर क्लास लोग, जो कमजोर लोग हैं, वहां तक लेकर आए एजुकेशन को। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वर एस्टेब्लिश्ड, ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है, लंदन की जो यूनिवर्सिटी है उसकी ब्रांचेस भारत में ओपन की गई। कहां कहां पर ओपन की गई? बॉम्बे में, कलकत्ता में और मद्रास में। और कब से कब तक? 1835 से 1855 तक ये ब्रांचेस ओपन की गई थी। यू हैव टू रिमेंबर, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वर एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, ये आपको ध्यान रखना है। कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, अब क्या हुआ धीरे से, ये देखिए, कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ इंग्लिश हैज बिकम वेरी कॉमन टू द पीपल। They started speaking, they started spreading the English language in all the country, in all, ठीक है, पूरे भारत में अंग्रेजी का को बढ़ावा मिला। और फिर क्या हो गया? कॉमन मीडियम हो गया, जहां अलग अलग भाषाएं, भारतीयों के लिए तो आसान था कम्युनिकेशन करना, लेकिन अंग्रेजों को क्या हुआ, उन्होंने अपनी ही लैंग्वेज को सबदूर फैला दिया और फिर जो है व्यापार के लिए, रूल करने के लिए, शासन करने के लिए, कम्युनिकेशन में उनके लिए अब आसानी होने लगी। अब यहां पर देखिए, इसके अलावा ये तो है कि अंग्रेजों का जो स्वार्थ क्या आप कह लीजिए, उनके कारण उन्होंने अंग्रेजी को बढ़ावा दिया, लेकिन इसके साथ ही है ना, जब कुछ भारतीयों ने भी अंग्रेजी को सीख लिया तो उन्होंने फिर कुछ क्रिएटिव उद्देश्य से इसको आगे बढ़ाया। जैसे, ठीक है ना, यहां पर आप देख सकते हैं क्रिएटिव पर्पस, क्या क्या, ऐसे लिखा, स्पीच लिखे, ट्रेवलॉग्स है, लेटर है, बायोग्राफी लिखी, ऑटोबायोग्राफीज है, वर्स है, पोइट्री है, ड्रामा है, स्टोरी है, ये भी कुछ जो है इंग्लिश में लिखा जाने लगा और इंग्लिश को बढ़ावा मिलता है। इंग्लिश एज अ टूल अगेंस्ट ब्रिटिश राज। अब आप यहां पर देखिए, है ना, जिस इंग्लिश के सहारे अंग्रेजों ने पूरे भारत में शासन करने का सपना देखा, जिस इंग्लिश को बढ़ावा देकर के पूरे भारत में व्यापार करने का सपना देखा, और व्यापार किया भी उन्होंने, सोने की चिड़िया को कागज की चिड़िया बना दिया, ठीक है ना, बहुत सारा धन या आप कह सकते हैं लूट के भी ले गए, लेकिन उसी इंग्लिश को भारतीयों ने सीखा। और चूंकि बहुत सारे जो ब्रिटिश एजुकेशन जब यहाँ पर लागू किया गया, ये वेस्टर्न एजुकेशन जब लागू किया गया, तो बहुत सारी थ्योरी हमारे इंडियंस को पढ़ने में आई कि उनके जो लिटरेचर है, ब्रिटिश लिटरेचर, वो तो फ्रीडम की बात करता है, समानता की, इक्वालिटी की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी की बात करता है। और जब हमको ये जानने समझने में आया, तो फिर जो है हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, देश को आजाद कराने वाले क्रांतिवीर हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। और किस भाषा में? अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की भाषा अंग्रेजी में जवाब दिया। अब समझना एक बार फिर से, अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा अंग्रेजी में जवाब देना शुरू कर दिया। तो इंग्लिश क्या हुआ? एक टूल बन गई, एक साधन बन गई ब्रिटिश राज के खिलाफ, ब्रिटिश रूल के खिलाफ। और भारतीयों ने जो है अब उनको उनकी ही भाषा में जवाब देना सीख लिया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ठीक है, तो ये आपको यहां तक आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा किस तरीके से जो है इंग्लिश की जड़ें भारत में जमती गई। फिर आता है वुड्स डिस्पैच, ये आता है 1854 में। रिमेंबर वुड्स डिस्पैच, चार्ल्स वुड, एक तो सर चार्ल्स वुड है ना, ये क्या है? सेंड अ डिस्पैच टू लॉर्ड डलहौजी, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो है सर चार्ल्स वुड ने क्या करा, एक डिस्पैच भेजा, किसको? लॉर्ड डलहौजी को, 1854 में। और लॉर्ड डलहौजी उस समय क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे।
ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। वेट, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। अब इसमें क्या रिकमेंड किया गया है ना, वुड्स डिस्पैच में क्या रिकमेंडेशंस थी, ये आपको ध्यान रखना है। क्या कहा, इन्होंने कहा कि इंग्लिश एंड द वर्नाकुलर्स लैंग्वेजेस फॉर एजुकेशन। ये देखिए, उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन है उस एजुकेशन के लिए इंग्लिश है ना, और साथ ही जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, वर्नाकुलर मीन्स जो लोकल डोमेस्टिक लैंग्वेजेस है, उसको पढ़ाई का माध्यम बनाया जाना चाहिए, है ना। एजुकेशन के लिए जो है उनको पढ़ाई का माध्यम बनाया जाना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहां पर इंग्लिश एंड द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस फॉर एजुकेशन, यानी यहां पर उनका कहना था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको तो एटलीस्ट जो है मदर टंग में दिया जाना चाहिए। गांधी जी का भी मानना था, हमारे बापू का भी मानना था कि गांधी जी कहते थे कि रियल एजुकेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट मदर टंग, ठीक है। मदर टंग के बिना वास्तविक एजुकेशन आप नहीं दे सकते हैं। आप फॉरेन मीडियम या रियल एजुकेशन कैन नॉट बी, यू कैन से कैन नॉट बी अचीव्ड थ्रू फॉरेन मीडियम। फॉरेन मीडियम से आप रियल एजुकेशन, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। ओनली यू कैन बी स्क्रेमर, यू कैन बी क्रेमर ओनली, आप रट्टू तोते बन सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो रिकमेंडेशन, पहले रिकमेंड ये थी कि इंग्लिश और वर्नाकुलर्स लैंग्वेज को एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। वर्नाकुलर्स का मतलब लोकल, जैसे लोकल लैंग्वेज, लोकल क्या कह सकते हैं, मतलब डोमेस्टिक, हमारी जो अपनी भाषा है, जैसे हिंदी है ना, हिंदी क्षेत्र हमारे, हिंदी नौ आप कह सकते हैं, हिंदी भाषी राज्य है, वहां पर हिंदी को लागू किया जाए। तमिल में जहां पर हम समझ सकते हैं वहां तमिल में पढ़ाया जाए। तेलुगु में जहां समझ सकते हैं बच्चे वहां तेलुगु में पढ़ाया जाए। मलयालम में जहां समझ सकते हैं मलयालम पढ़ाया जाए, ठीक है। इस तरह से वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फिर ये देखिए, प्राइमरी एजुकेशन, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उसमें क्या होना चाहिए, वर्नाकुलर लैंग्वेज, है ना, यानी प्राइमरी स्कूल्स में भाषा क्या होना चाहिए, मदर टंग होना चाहिए, वर्नाकुलर लैंग्वेज होना चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी होना चाहिए, गुजरात में गुजराती होना चाहिए, पंजाब में पंजाबी होना चाहिए, तमिलनाडु में तमिल होना चाहिए, है ना, आंध्र प्रदेश में आप कह सकते हैं कन्नड़, ये अपने कर्नाटक में कन्नड़ होना चाहिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु होना चाहिए। ये बात कही है ना। असम में असमिया होना चाहिए। कहने का मतलब प्राइमरी स्कूलों में वर्नाकुलर लैंग्वेज को बढ़ावा मिलना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा हाई स्कूल जो है, थोड़ा सा बच्चे आगे और समझदार हो जाते हैं तो वहां एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, एंग्लो का मतलब है कि वर्ण, यानी जो जो डोमेस्टिक घरेलू भाषा तो है ही, जो स्थानीय भाषा है वो तो है ही, लेकिन साथ में वहां पर हाई स्कूल में इंग्लिश का भी ज्ञान दिया जाना चाहिए। मैं अपनी बात करूं तो मुझे छठी से इंग्लिश पढ़ाया जाने लगा था, आपको बता दें, है ना। मैंने जब, अभी तो आप नर्सरी से इंग्लिश को देखेंगे, लेकिन मैंने जब 6 क्लास में गया, 5th पास करने के बाद में, तब मुझे जो है 6 क्लास में ABCD लिखना, मैंने आई रियली आई एम जस्ट, मैं अभी ये सन 2000 की बात कर रहा हूं, जस्ट टॉकिंग अबाउट 2000, ठीक है ना। आप मेरा मैं, और आप कह सकते हैं कि, तो ये है ना वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। और फिर ऑन कॉलेज लेवल, अब कॉलेज लेवल पर केवल और केवल इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। ये बिल्कुल आपको वुड डिस्पैच जो है इसको ध्यान में रखना है। उन्होंने कहा कि प्राइमरी स्कूल्स में डोमेस्टिक या मदर टंग में पढ़ाया जाना चाहिए, हाई स्कूल में इंग्लिश और जो डोमेस्टिक हमारी मदर टंग है, वर्नाकुलर लैंग्वेज है, उसमें पढ़ाया जाना चाहिए, और कॉलेज लेवल में इंग्लिश को बढ़ावा मिलना चाहिए, मतलब इंग्लिश में ही पढ़ाया जाना चाहिए। अब यहां पर वुड डिस्पैच में एक और बात है, फोकस्ड ऑन वुमेन एजुकेशन। किस पे फोकस होना चाहिए, वुमेन एजुकेशन के ऊपर फोकस होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रांट्स इन एड थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। यहां पर देखिए, आज जो यूजीसी है वो उसका कहीं ना कहीं यहीं से निकला है, यूजीसी, है ना। ये देखिए, यूजीसी क्या करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूनिवर्सिटीज को क्या करता है, ये ग्रांट देता है, अनुदान देता है। तो यहां पर जो है पहली बार जो है
कॉलेज लेवल पे भी क्या है, एड देने के लिए, या आप कह सकते हैं सहायता राशि देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के माध्यम से क्या है, ग्रांट्स की भी देने की परंपरा यहीं से शुरू हुई और आज उसी का स्वरूप आपको यूजीसी के रूप में दिखाई देता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रूप में आपको दिखाई देता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना। आगे देखें हम, ये देखिए इसी को वुड डिस्पैच को, ये जो बात, ये जो प्रावधान किए थे, ये प्रावधान कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं भारतीयों के लिए भी और भारतीयता की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वुड डिस्पैच में जो है वो मदर टंग की बात की गई है। एजुकेशन मदर टंग में होना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन एटलीस्ट, बिकॉज इन प्राइमरी एजुकेशन when the kids are very small they understand mother tongue, so they should be given education in mother tongue and in vernacular languages. Okay, और उसके बाद में वुमेन एजुकेशन की बात की जाती है ना, ब्रिटिशर्स ने वुमेन एजुकेशन की बात की, तो इसीलिए इसको जो है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है। रिमेंबर, ये मैग्ना कार्टा है इंग्लिश एजुकेशन का भारत में। मैग्ना कार्टा क्या था? मैग्ना कार्टा है ना 1216 में जो है ब्रिटिशर्स को पहली बार राइट्स मिले थे, अधिकार मिले थे, है ना, उसी को, वही बात जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन, एक बड़े स्तर पे परिवर्तन की बात हो रही थी, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। एग्जाम में सिंपल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किस प्रावधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। 1854 में आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आएगा यहां से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हंटर कमीशन आता है 1882 में। हंटर कमीशन 1882 में। अब यहां पर देखिए हंटर कमीशन क्या है? द इंडियन एजुकेशन कमीशन है ये, इसको क्या कहते हैं? द इंडियन एजुकेशन कमीशन। इसके जो चेयरमैन थे सर विलियम विल्सन हंटर, है ना, याद रखना। ये पहला कमीशन है जिसको इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। 1882 में। कई बार क्रम से पूछ लेते हैं, वुड्स डिस्पैच पहले आया कि हंटर कमीशन पहले आया। हंटर कमीशन जो चेयरमैन है उसका पूरा नाम क्या है? सर विलियम विल्सन हंटर। रिमेंबर, ये सब चीजें हैं। ये क्या अपॉइंटेड बाय, ये देखिए वाइसराय लॉर्ड रिपन। वाइसराय लॉर्ड रिपन ने, है ना, ये देखिए वाइसराय लॉर्ड रिपन ने जो है इस कमीशन को नियुक्त किया था, ये ध्यान रखना है। 1882 में क्या रिकमेंडेशंस थी, क्या प्रस्ताव थे, इस हंटर कमीशंस ने क्या कहा? देखिए, आइए देखते हैं। पहला तो उन्होंने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्राइमरी एजुकेशन मस्ट बी गिवन टू द लोकल बोर्ड्स एंड म्यूनिसिपल बोर्ड्स लेवल। बड़ी बात है। हंटर कमीशन ने कहा कि अब पूरे भारत में जो है ब्रिटिशर्स हायर एजुकेशन पे ध्यान देंगे, जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको जो है लोकल बोर्ड्स को दिया जाना चाहिए, म्युनिसिपल बोर्ड्स को दिया जाना चाहिए, है ना। दूसरा, द मदर टंग शुड बी मीडियम ऑफ, अब फाइनली वो कह रहे हैं भैया मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पे तो मदर टंग ही, मदर टंग यानी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मदर टंग में नहीं पढ़ाते हैं तो अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आएगी। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब यहां पर देखिए, अब ये तो हमने हंटर कमीशन, और फाइनली जो है जब देश, अब यहां पर 1882, 1900, फिर 1947 में जब देश आजाद हो जाता है, तो फिर इस तरीके से इंग्लिश जो है एजुकेशन के सिस्टम में, और फिर फ्रीडम फाइटर्स और ये सब यूज करके जो है इंग्लिश जो है अंततः भारत में अपनी जड़ें जमा लेती है। अब फाइनली पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब देश आजाद होता है ना, जब देश आजाद होता है तो फिर यहां पर जो है इंग्लिश ने तो अपनी जड़ें जमा ली है। अब देश आजाद होने के बाद में व्हेन वी गॉट फ्रीडम, ठीक है, अब यहां पर देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हो रहा है? हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। आप देख सकते हैं जब देश आजाद हुआ तो हिंदी को क्या हुआ? हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में डेवलप किया गया, हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज और कम्युनिकेशन।
जैसे ही घोषणा करी कि हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा आप कह और एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में दर्जा दिया गया, तो जो हमारे दक्षिण भारत के राज्य हैं, खास करके तमिलनाडु हैं, वहां से क्या है, थोड़ा सा नाराजगी दिखाई देती है हिंदी को लेकर के, प्रोटेस्ट होने लगे, प्रोटेस्ट फ्रॉम तमिलनाडु एंड नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, है ना। आजादी के बाद ही हमने हमारी जो मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा हिंदी को आगे बढ़ाने का हमारे जो नेतृत्व करता है उन्होंने प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ कि यहां पर जो है हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जो है, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ने विरोध किया, प्रोटेस्ट किया। फिर क्या होता है कि इंग्लिश रिटेन, अब यहां पर जब देश आजाद हुआ और कहा गया कि अब हिंदी हमारी भाषा सर्वेसर्वा होगी, तो यहां पर इंग्लिश रिटेन बाद में बहुत, यहां पर आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में भी इसका विरोध हुआ, बड़े स्तर पर विरोध होने लगा था, ठीक है। तो इसी बीच में क्या है, फिर फाइनली बहुत ज्यादा विरोध होता है, तो फिर इंग्लिश को फिर से क्या है, रिटेन किया जाता है, इंग्लिश को फिर से बनाए रखा जाता है फॉर ऑफिशियल पर्पसेस अंटिल 1965। 1965 तक ये कहा जाता है कि इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनी रहेगी। फिर द लैंग्वेज अमेंडमेंट बिल, इंग्लिश एज एन एसोसिएट लैंग्वेज, और बाद में फिर अमेंडमेंट बिल आता है 1965 में ही, और इसको क्या है, एक एसोसिएट लैंग्वेज बना दिया जाता है। हिंदी तो है ही, लेकिन पहले से इंग्लिश भी है, लेकिन अब फाइनली ऑफिशियली जो है उसको एसोसिएट लैंग्वेज का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है। अब कब तक के लिए, अंटिल सच टाइम इज ऑल नॉन हिंदी स्टेट्स हैड एग्रीड टू इट्स बीइंग ड्रॉप्ड। देखिए, अब ये कहा गया कि अब हिंदी के साथ में, ये हमारी जो मदर टंग है उनके साथ में इंग्लिश भी एक ऑफिशियल एसोसिएट लैंग्वेज रहेगी, और कब तक रहेगी, तब तक रहेगी जब तक कि सारे नॉन हिंदी स्टेट्स, नॉन हिंदी का मतलब हिंदी नहीं जानने वाले थोड़े, है ना, वो स्टेट ये एग्री नहीं कर देते हैं कि अब इंग्लिश को ड्रॉप किया जाए। ये नॉन हिंदी स्टेट्स एग्री नहीं कर देते हैं कि अब हिंदी को, इंग्लिश को ड्रॉप किया जाए, है ना, इंग्लिश को जो है अब ऑफिशियल लैंग्वेज से हटा दिया जाए, तब तक जो है इंग्लिश भारत में बनी रहेगी। सब अभी निकट भविष्य में तो ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता है, कोई भी नॉन हिंदी स्टेट जो है इंग्लिश को ड्रॉप करने के लिए तैयार नहीं है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो फ्यूचर की बात होती है इंग्लिश की, वो हमें जो है भारत में इसका फ्यूचर दिखाई देता है, भारत ही नहीं पूरे विश्व में। और बात अब सिर्फ जो है हम लैंग्वेज तक सीमित नहीं है, इंग्लिश केवल भारत तक सीमित नहीं है, पूरे दुनिया में, और हिंदी भी भारत तक सीमित नहीं है, हिंदी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिंदी अपनी जगह बना चुकी है। बड़े बड़े देशों में हिंदी को भी बढ़ावा मिल रहा है, अमेरिका जैसे देशों में हिंदी को भी बढ़ावा मिल रहा है, कोर्सेस पढ़ाए जा रहे हैं। तो अब लैंग्वेज बैरियर्स जो है ना, वो अब दूर होता चला जा रहा है। मॉडर्निटी के इस दौर में हम लोग बहुत आगे आ गए हैं। मानवता के इतिहास में मनुष्य ने बहुत द्रुत गति से विकास किया है, उस गति को हमने जो है, यानी ये जो लैंग्वेज बैरियर्स है, रिलीजन बैरियर्स, इसको तोड़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पोस्ट इंडिपेंडेंस में फिर से देखें, फिर बाद में क्या है, 3 लैंग्वेज फार्मूला आता है। ये क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज, ये 1965 में जो आया था, है ना, लैंग्वेज बिल, उसी में, उसमें क्या है, 3 लैंग्वेज फार्मूला में क्या करा कि हिंदी को क्या करा, ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी ये, है ना, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। हिंदी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। फिर इंग्लिश क्या रहेगा, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी हिंदी और इंग्लिश तो कंपलसरी है, हिंदी और इंग्लिश तो कंपलसरी है। अब दूसरी कौन सी रहेगी, उस स्टेट की भाषा रहेगी, स्टेट की लैंग्वेज रहेगी, है ना, स्टेट की लैंग्वेज रहेगी जो बोली जाती है। तमिलनाडु में है तो वहां तमिल, है ना, कर्नाटक है तो वहां कन्नड़ा, है ना, केरल है वहां मलयालम। तो इस तरीके से हिंदी, इंग्लिश, और उस स्टेट, मध्य प्रदेश है तो वहां हिंदी है, तो वहां पर थर्ड, है ना, वहां पर संस्कृत है। आप कह सकते जैसे हिंदी है, हमारे यहाँ पर जो है इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत है थर्ड लैंग्वेज के रूप में। हमने संस्कृत को भी सीखा है, हमारी देवीय भाषा है। आप देख सकते हैं फिर रीजनल लैंग्वेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज विद इन द, ये देखिए रीजनल लैंग्वेज या वर्नाकुलर लैंग्वेज जो थी,
ये क्या होगा, है ना, हिंदी तो रहेगी ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश रहेगी एसोसिएट, और रीजनल लैंग्वेज क्या रहेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज रहेगी विद इन द रेस्पेक्टिव स्टेट्स। महाराष्ट्र में मराठी रहेगी एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज, पंजाब में पंजाबी रहेगी एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज, गुजरात में गुजराती रहेगी एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज। समझ में आया? तो ये जो है थ्री लैंग्वेज फार्मूला है, हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। और बाद में हम आगे देखते हैं, तो यहां पर इंग्लिश इज रिच इन लिटरेचर, दूसरा पहलू हम देखते हैं साहित्यिक दृष्टि से। तो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश इज रिच इन लिटरेचर। इंग्लिश वास्तव में देखें तो लिटरेचर में बहुत रिच है, ह्यूमनिस्टिक है, साइंटिफिक है, टेक्निकल है, इजी टू लर्न है, इजी टू अंडरस्टैंड है। और यही कारण है कि इंग्लिश को जो है बच्चे भी बहुत कम उम्र में सीख लेते हैं। द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश 1958 हैदराबाद में ओपन किया गया। आज भी if you want to communicate well, if you want to improve your English, you can go to Hyderabad and you can join there. The Central Institute of English 1958 में आता है, हैदराबाद में, आपको ध्यान रखना है, हैदराबाद में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। तो इस तरीके से इंग्लिश ने जड़े। कोठारी कमीशन आता है जुलाई 1964 में, रिमेंबर कोठारी कमीशन 1964 में, आजादी के बाद की बात हो रही है अभी, जुलाई 1964 में। इसको नेशनल एजुकेशन कमीशन कहा जाता है। एग्जाम में आया हुआ है, रिमेंबर, इनकी एग्जाम में डेट पूछी जा सकती है, इनके रिकमेंडेशंस पूछे गए हैं। हम लोग बीच में एमसीक्यूज में लेकर आऊंगा जो यूजीसी नेट में पूछे गए हैं, आपको देखने को मिलेगा। तो कोठारी कमीशन, नेशनल एजुकेशन कमीशन इसको कहते हैं, चेयर्ड बाय दौलत सिंह कोठारी। किसने इसको चेयर किया? दौलत सिंह कोठारी, पूरा नाम याद रखना। इसने किस बात पर स्ट्रेस किया? स्ट्रेस्ड ऑन द इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। कोठारी कमीशन ने, है ना, इंग्लिश के इंपोर्टेंस को बहुत ज्यादा बढ़ावा, मतलब कहा कि बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ इंडियन एजुकेशन इन मेनी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स एंड कॉलेज। ये देखिए, द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ इंडियन एजुकेशन, आप देखते हैं इन मेनी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स एंड कॉलेजेस। आप देखेंगे कि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, जैसे कि आप कहेंगे कि जैसे महाराष्ट्र है, मराठी बोली जाती है वहां पर मान ले, या मध्य प्रदेश में हिंदी है, लेकिन आज अब हर स्टेट्स में जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं या और भी जो है, वहां पर अब इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ओपन हो गए हैं और वहां पर फर्स्ट इंग्लिश जो लैंग्वेज हुए इंग्लिश हो गई है। तो कोठारी कमीशन ने भी कहा कि इंग्लिश का बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, इंपोर्टेंट लैंग्वेज इन इंडिया एज वेल एज ऑन इंटरनेशनल लेवल। डेफिनेटली इंग्लिश क्या है, न केवल भारत में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इसका बहुत महत्व है। ठीक है, सो एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? प्लीज रिस्पॉन्स। ठीक है, ओके, है ना, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? चैट बॉक्स में जाके मैसेज, और प्लीज जो जिन्होंने क्लास ज्वाइन करी है, प्लीज पुट योर नेम आल्सो। Okay, wait, what's happened? Okay, see, चलिए, तो यहां पर देखिए इंपोर्टेंट लैंग्वेजेस इन इंडिया एज वेल एज ऑन इंटरनेशनल लेवल। दूसरी बात यह है, अब यहां पर हम आप देखें, थोड़ा सा पीछे बैक में जाए, इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो एक बार फिर से हम देखें, वेट है ना, हाँ, ठीक है।
इवोल्यूशन कैसे हुआ ये हम एक बार देख चुके हैं, एक बार फिर रिकैप देखें तो आप देख सकते हैं केम इन 17th सेंचुरी ईस्ट इंडिया कंपनी। आप देखेंगे 1716 एंडिंग में या 17th सेंचुरी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, और द फर्स्ट मोटिव इज टू ट्रेड विद इंडिया। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं, इतना बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत बेसिक से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। केम इन 17th सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स व्हेन दे केम इन इंडिया स्टार्टेड ट्रेडिंग, और उनका फर्स्ट मोटिव क्या था? फर्स्ट मोटिव क्या था उनका? ट्रेड, व्यापार करना भारत में। इनिशियली दे ट्राई टू लर्न इंडियन लैंग्वेजेस। शुरू में तो जब वो व्हेन दे केम इन इंडिया इनिशियली दे स्टार्टेड लर्निंग इंडियन लैंग्वेजेस, है ना, भारतीय भाषाओं को सीखने का प्रयास किया। लेकिन एक व्यापारी है, ब्रिटिश व्यापारी है, वो मध्य प्रदेश में आता है या राजस्थान में आता है, और बाद में उसको गुजरात जाना है तो फिर वहां पर फिर गुजराती सीखना है, फिर आपको उसको पंजाब में जाना तो पंजाबी सीखना पड़ेगा। उसने देखा कि बहुत सारी लैंग्वेजेस है यहाँ पर, तो क्यों ना उसको एक हमारी ही अपनी लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाए। तो इस तरीके से सो व्हेन देयर पॉलिटिकल पावर इंक्रीज्ड, जब उनका पॉलिटिकल पावर इंक्रीज हुआ, सम मिशनरी इंस्टीट्यूशंस टॉट इंग्लिश टू इंडियंस। सो ग्रेजुअली जब उनका राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण हुआ, व्हेन दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर अस, जब उन्होंने हमारे ऊपर शासन करना शुरू कर दिया, तो कुछ मिशनरीज थे, क्रिश्चियन थे, उन्होंने क्या है, इंग्लिश को भारतीयों को पढ़ाना शुरू कर दिया था, ठीक है। इट इज ऑल्सो ब्रिज ऑफ कम्युनिकेशन। इसने क्या करा? एक ब्रिज का काम करा इंग्लिश ने, है ना, अमंग इंडियंस हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इंग्लिश ने अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में तो कम्युनिकेशन का काम किया, ब्रिज का काम किया, लेकिन साथ ही इंडियंस में भी, उन इंडियंस के लिए भी, हम भारतीयों के लिए भी एक ब्रिज का काम किया जो अलग अलग भाषाएं जानते हैं। मान ले मुझे अगर तमिल नहीं आती और मुझे तमिलनाडु जाना है, लेकिन मुझे इंग्लिश आती है तो आई कैन कम्युनिकेट। मुझे केरला जाना है, इफ आई हैव टू कम्युनिकेट देन आई कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश। इफ आई हैव टू गो टू उड़िया या उड़ीसा, उड़िया नहीं आती लेकिन आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, देन आई कैन कम्युनिकेट। तो इंग्लिश ने क्या करा? ये भी ब्रिज का काम किया। इंडियंस के लिए भी इस लैंग्वेज ने, इंग्लिश ने ब्रिज का काम किया, जो विविध भाषाएं बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से। फिर हम आगे देखें, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश देख लेते हैं। तो इंग्लिश क्या है? इन लीगल, फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल और बिजनेस एंटरप्राइज। आप देख सकते हैं आज की तारीख में लीगल क्षेत्र में, फाइनेंशियल में देख लीजिए, एजुकेशन में देख लीजिए, बिजनेस में देख लीजिए, इंग्लिश का बहुत वर्चस्व है। वेरियस कोर्सेज फॉर स्पोकन इंग्लिश, अलग अलग कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं। लैंग्वेज लेबोरेटरी एंड कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है, ये ओपन किए गए हैं। टेलीविजन चैनल्स आप देख सकते हैं, मेजर फॉरेन लैंग्वेज इन इंडिया। इसमें इन सारे क्षेत्रों में इंग्लिश का बोलबाला है। ग्लोबल लैंग्वेज सबसे बड़ी बात है ना, इट इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। इन एजुकेशन, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। ये देखिए इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की लगातार डिमांड बढ़ रही है। आप देखेंगे छोटे से छोटे शहर में भी इंग्लिश मीडियम स्कूल ओपन हो गए हैं। और दूसरी बड़ी बात, जॉब ओरिएंटेड है। सोशल एंड जियोग्राफिकल मोबिलिटी इन इंडिया एंड बियॉन्ड। ये देखिए, सोशल एंड जियोग्राफिकली मोबिलिटी का इसका मतलब ये है कि भारत विविधताओं से भरा देश है, और आज केवल भारत ही नहीं, विदेशों में भी आप जो है इंग्लिश अगर जानते हैं तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो जॉब ओरिएंटेड भी है, ग्लोबल लैंग्वेज है। दीज ऑल आर द फीचर्स, ये सब जो है इंग्लिश के भविष्य को बनाते हैं। इंडियाज लैंग्वेज डाइवर्सिटी, सबसे बड़ा कारण है भारत में इंग्लिश में बने रहने का। इंडियाज लैंग्वेज डाइवर्सिटी इज एन इंपॉर्टेंट फ्यूचर रिसोर्स। भारत की विविधताओं वाली जो विविध भाषाओं से भरी संस्कृति आप देख सकते हैं। भारत विविध भाषाओं से संपन्न है, और आपने देखा कि आजादी के बाद में जब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में लागू किया गया, तो फिर जो है उस समय जो है नॉन हिंदी स्टेट्स जो है उन्होंने विरोध किया, जैसे तमिलनाडु है, और फाइनली जो है धीरे से इंग्लिश को एसोसिएट लैंग्वेज का दर्जा दिया जाने लगा। तो भारत की जो विविधता से भरी भाषा संस्कृति है,
ये भी इनडायरेक्टली क्या है, इंग्लिश को बढ़ावा देती है और इंग्लिश का फ्यूचर भारत में बना रहना दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। ये सारे पॉइंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो अब जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का कैसे भारत में आगमन हुआ, तो पहले तो यह है वर्क्स रिटन इन इंग्लिश बाय इंडियन राइटर्स। बहुत क्या किसको कहते हैं, सबसे पहले तो इंडियन राइटर्स ने क्या किया, इंग्लिश में लिखना शुरू किया। यहां पर आप देख सकते हैं ट्रेवल्स ऑफ डीन मैहोमेट 1793 में बाय सैक डीन मैहोमेट, है ना, ये जो है ये इंग्लिश में लेकर आए थे। फिर द फर्स्ट बुक रिटन बाय एन इंडियन एंड बाय एन इंडियन इन इंग्लिश। ठीक है, ये क्या थी, ट्रेवल्स ऑफ डीन मैहोमेट। ये जो है फर्स्ट बुक है जो इंडिया में लिखी गई और वो भी इंग्लिश में। फिर द परसिक्यूटेड 1831 में बाय कृष्ण मोहन बनर्जी के द्वारा, ध्यान रखना 1831 में द परसिक्यूटेड, ये भी इंग्लिश में, डायरेक्टली इंग्लिश में लिखा गया। पहले ट्रांसलेट किया हमने, ब्रिटिश लिटरेचर को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ठीक है, लेकिन बाद में जो है इंडियंस ने इंग्लिश को सीखा और दे स्टार्टेड राइटिंग इन इंग्लिश। ठीक है, द फर्स्ट प्ले इन इंग्लिश, ये क्या, ठीक है, 1864 में आप देख सकते हैं राजमोहन वाइफ, ध्यान रखना, ये याद रखना, ये फर्स्ट प्ले है इन इंग्लिश 1864 में, राजमोहन वाइफ बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। द फर्स्ट इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश, द फर्स्ट इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश, आपको ध्यान रखना है, राजमोहन वाइफ बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, द फर्स्ट इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर द रोल ऑफ, अब यहां पर किसका इसका रोल है, राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा रोल है, जो इंग्लिश, ये देखिए राजा राम मोहन राय wrote several pamphlets in English, इंग्लिश में उन्होंने बहुत सारे पैम्पलेट लिखे। द ट्रायो राजा राव, मुल्कराज आनंद एंड आर के नारायण, इनको बिल्कुल ध्यान रखना, त्रिमूर्ति कहा जाता है इंडियन लिटरेचर में, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में त्रिमूर्ति कौन है, ये तीनों ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, राजा राव, मुल्कराज आनंद एंड आर के नारायण। इसके अलावा एक चौथा ऑप्शन दे देंगे और कहेंगे कि हु इज नॉट अमंग दिस थ्री ट्रायो, अमंग द ट्रायो। सो राजा राव, मुल्कराज आनंद एंड आर के नारायण, दे आर कॉल्ड द ट्रायो, त्रिमूर्ति कहा जाता है, इनको याद रखना है तीनों को। ठीक है, द 1950s, ये देखिए 1950s में बात करें तो अनीता देसाई, खुशवंत सिंह, अरुण जोशी। 1980s की बात करें तो सलमान रश्दी, है ना, जिन्होंने मिडनाइट चिल्ड्रन लिखा है। फिर 1990 से 2000 तो अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, शशि थरूर, शशि देशपांडे। शशि थरूर जी ने अभी कुछ दिन पहले ही, लगभग 15 दिन पहले एक नई बुक लॉन्च की है उन्होंने, ठीक है, और शशि देशपांडे, अरुंधति रॉय, चेतन भगत, अरविंद अडिगा, जिनका द व्हाइट टाइगर बहुत फेमस उपन्यास है अभी, द व्हाइट टाइगर। चेतन भगत के बारे में आप लोग परिचित होंगे, 3 इडियट्स, है ना, ये जो मूवी है, या उनके जो 5 पॉइंट्स समवन, इस तरीके से कुछ इनके उपन्यास बहुत फेमस है चेतन भगत के। फिर हम बात करते हैं इंडियन इंग्लिश राइटर्स में बड़े नाम है कुछ, है ना, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर है और भी है, इनको हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, हमने मैक्सिमम आज कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है, इंडियन इंग्लिश राइटर्स की हम लोग चर्चा करेंगे और शुरुआत करेंगे हम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी से। ठीक है, तो यहां से बहुत बेसिक आप लोग इस फिलर फॉर्म पर, इस प्लेटफॉर्म की खासियत यह है कि आप लाइव जुड़ते हैं और लाइव जुड़ने के बाद में आपको एक बार में नहीं समझ में आया, दूसरी बार आप उस प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्डेड क्लास को आप देख सकते हैं। तुरंत में आपको जो है जैसा भी रहेगा इवनिंग में या कल तक जो है आपके सारे नोट्स पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, आप उसको पढ़िए। नोट्स भी जो क्लासेस चल रही है उसी के हिसाब से हैं। फिर एमसीक्यू पे जाएंगे हम। अब आप सोच सके बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ में पढ़ा रहा हूं, और दूसरा उस बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूं जहां से हमको सीखना है। इज इट क्लियर? तो आज के लिए इतना काफी है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इज देयर एनी डाउट? देन यू कैन आस्क मी। आई एम गिविंग यू 2 minutes, अदरवाइज आई, है ना, लेट्स लीव फॉर टुडे। ओके, चलिए। सो वंस अगेन लेट मी टेल यू, आपको बता दें कि आप लोगों का जो सपना यूजीसी नेट जेआरएफ
क्रैक करने का, उस सपने को साकार करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। आई हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड यूजीसी नेट और पीएचडी बहुत जल्द पूरी होने वाली है मेरी भी। और फिर वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, कोई भी परीक्षा हो या कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है ना, जिसने उस लक्ष्य को, मंजिल को पाने के लिए अगर सपना देखा है, जो उससे लड़ा है, उसको वो जरूर मिला है। ठीक है, तो आपको संघर्ष करना है, स्ट्रगल करना, त्याग, तपस्या, परिश्रम से हर बड़े से बड़े लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकता है। लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए हमें जीवंत रूप से मेहनत करना पड़ती है, लगन से, हमें तड़प से उसको पाने की एक अंदर आग लगाना पड़ती है। ठीक है, इसी के साथ में आज की क्लास को हम लोग यहाँ पर लीव करते हैं। आप रिकॉर्डेड क्लास में जाइए, बार बार रिवीजन करिए और नोट्स बार बार पढ़िए। मैं अपलोड करने जा रहा हूं बहुत जल्द, आप लोग उसको पढ़िए। इतनी फैसिलिटी के साथ में हम लोग आ रहे हैं, तो ये एक। और दूसरा एक सबसे बड़ी बात है कि बहुत रिजनेबल प्राइस है। आप यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म पे नॉमिनल फी है, आपके डोनेशन आप लोगों से ले रहे हैं। वी आर नॉट चार्जिंग मच मोर। अदर जो प्लेटफॉर्म है, आप बहुत बड़ा चार्ज वहां पर लेते हैं। दूसरा, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जिनको इंग्लिश थोड़ी कहीं ना कहीं वीक होती है, वो स्टूडेंट भी मेरी क्लास को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल आई एम यूजिंग हियर, very in a simple language I am teaching you, and you can easily cover all these syllabus. Okay, so आज के लिए इतना काफी है। Wish you all the best. Thank you very much. I hope you understand.